राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान अधिनियम के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने पूरे संविधान अधिनियम को एक बार में बताया था, लेकिन उस पर हर एक चैप्टर्स पे चर्चा नहीं हो पाई थी। ठीक है, इस दूसरे वीडियो के माध्यम से, इसके दूसरे भाग के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान अधिनियम को, पूरे भारतीय संविधान अधिनियम को एक बार में देखेंगे, उसके हर एक चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे वो भी बच्चे इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। ठीक है, आइए, जिस बच्चे को भारतीय संविधान अधिनियम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जिसको पता है वो भी देख ले, उसके लिए स्पेशल लाभदायक है, उसको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि उसको जो पता होंगे उसमें बहुत सारी खामियां होंगी, बहुत सारी कमियां होंगी, तो उसको पता चल जाएगा कि अभी तक मैं जो पढ़ा था उसमें क्या कमियां थी, उसमें क्या गलतियां थी, तो वो भी सुधार लेगा। ठीक, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया हूँ इसके बेसिक चीज़ों के बारे में, कि जो चैप्टर 1 to 6 है वो सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थात इसमें वो वसूल बताए गए हैं, वो नियम बताए गए हैं, वो सिद्धांत बताए गए हैं, जो कहीं भी किसी भी सिविल दायित्व की बात अगर की गई हो, संपत्ति के ट्रांसफर की बात की गई हो, किसी भी प्रकार के सिविल लायबिलिटीज की बात की गई हो, तो वहाँ ये सिद्धांत जरूर लागू होते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति भागीदारी में शामिल होना चाहता है, किसी फर्म में शामिल होना चाहता है, तो फर्म में वो कैसे शामिल होगा, क्या उसके लायबिलिटीज होंगे, क्या उसके राइट्स होंगे, ठीक है, क्या उसके लिए कंडीशंस होंगे, मेजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेजर होना चाहिए तो मेजर किसे कहेंगे, सहमति स्वतंत्र कब मानी जाती है, सहमति स्वतंत्र कब नहीं मानी जाती है, यानी कंसेंट फ्री कब होता है, कब कंसेंट फ्री नहीं होता है, ये सिद्धांत सब यहाँ बताए गए हैं, तो ये सिद्धांत वहाँ भी लागू होते हैं। आप देखेंगे भारतीय संविधान अधिनियम में जो विशेष प्रकार के 5 अंतरण की बात की गई थी, यहाँ ढंग बताए गए थे। ठीक है, इन 5 में से 2 चैप्टर रिपील हो गए हैं, चैप्टर 7 और 11, 7 समाप्त हो गया, 11 चला गया है। ठीक है, तो जरा फिर से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। अब एक एक चैप्टर पे चर्चा करते हैं। पहले हम लोग सैद्धांतिक पक्ष के चैप्टर को याद कर लें। सबसे पहले परिचय। सबसे पहले कहीं भी आपका भी किसी से मुलाकात होगा तो सबसे पहले हालचाल होता है, इंट्रोडक्शन होता है। उसी तरह से जब हम लोग किसी कानून को बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट या हमारे राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, तो सबसे पहले उस अधिनियम का परिचय बताते हैं। ठीक है, वो अधिनियम किस लिए बनाया गया है। उसी तरह से यहाँ भी इसका परिचय बताया गया है। क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन बताया गया है, परिचय बताया गया है, धारा 1 से 2। दूसरा चैप्टर प्रस्थापना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि संविदा करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो प्रपोजल होता है, प्रपोज किया जाता है, इसको प्रपोजल कहते हैं, हिंदी में प्रस्थापना कहते हैं, और सिंपल हिंदी में उसे प्रस्ताव कहते हैं। तो प्रस्ताव, प्रस्थापना या प्रपोजल कैसे होता है, कैसे उसका एक्सेप्टेंस होता है, कैसे उसका रिवोकेशन होता है। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर 1 है, यानी बिल्कुल बेसिक बातें। चैप्टर 1 में सेक्शन 3 to 9। ठीक है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण एवं प्रतिसंहरण कब होते हैं, ये चैप्टर 1 में बताया गया है। ठीक है, यानी कब कोई संविदा मानी जाती है। जैसे मैं अपना मकान किसी को बेचना चाहता हूँ, तो मैं उसको कहूँगा कि मैं अपना मकान आपको 1 लाख में बेचना चाहता हूँ, ये मेरा प्रपोजल हो गया। अब वो उसे या तो एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, तो कब तक एक्सेप्ट कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा तो क्या इफेक्ट होगा, तो ये पूरी बातें इसी चैप्टर 1 में बताई गई हैं। फिर उसके बाद प्रपोजल होने के बाद वो, यानी प्रपोजल या तो संविदा बन जाएगी, या तो वो शून्यकरणीय संविदा होगी, या शून्य करार होगी, क्योंकि हर प्रपोजल,
ठीक है, अगर हर प्रपोजल का एक्सेप्टेंस किया जाना संविदा नहीं होता है। मैंने का से कहा, ठीक है, कि खा को मारना है 1 लाख रुपया दूंगा, तो मैंने प्रपोजल किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये एग्रीमेंट तो हो गया। लेकिन ये एग्रीमेंट कैसा है? ये एग्रीमेंट किसी गलत कार्य को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए है, अतः ये एग्रीमेंट वाइड हो जाता है, ये कभी संविदा नहीं हो सकता है। तो कौन से एग्रीमेंट वाइड होते हैं, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेते हैं, ये पूरी बात धारा 10 से 30 तक में बताई गई है। कौन से करार संविदा होते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। अभी मैं अंदर चलूँगा, पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। तो इस तरह से चैप्टर 1 परिचय, चैप्टर 2 प्रस्थापनाओं की संसूचनाएं, प्रतिग्रहण एवं प्रतिसंहरण, चैप्टर 3 जो है संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करार की बात करता है, यानी संविदाओं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट की बात की गई है। चैप्टर 2 में सेक्शन 10 to 30 10 से 30 और उसके बाद 31 to 36 में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, समाश्रित संविदा की बात की गई है। समाश्रित संविदा का मतलब होता है ऐसी संविदा जो किसी शर्त पर आधारित हो, उसे हम समाश्रित संविदा कहते हैं। जैसे मैंने क से कहा कि मैं आपको अपना मकान बेच दूंगा, लेकिन जब कल बारिश हो जाए तब, ठीक है, तो ये एक कंडीशन पे हो गया, यानी उसको खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन ये शर्त जब पूरा होगा तभी, अगर बारिश होगी तो मैं बेचूंगा, नहीं बारिश हुई तो मैं नहीं बेचूंगा। तो ये संविदा कैसी है? ये संविदा समाश्रित है, अर्थात किसी शर्त पर आधारित है। अगर वो शर्त पूरा हुआ तो संविदा प्रभावी होगी, नहीं पूरा हुआ तो संविदा समाप्त हो जाएगी। तो ये समाश्रित संविदा की बात की गई है चैप्टर 3 में 31 to 36 और उसके बाद चैप्टर 4 संविदा का पालन, यानी जो संविदा करता है उसका पालन कौन करेगा। तो संविदा के जो पक्षकार होते हैं वो अपने अपने द्वारा दिए गए प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, अपने द्वारा दिए गए वचन को पूरा करते हैं। इसी के बारे में पूरा ये चैप्टर 4 लिखा हुआ है। उसके बाद चैप्टर 5 कल्प संविदा, जिसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सदृश संविदा कहते हैं, अर्ध संविदा भी कहते हैं। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को मतलब होता है कि ऐसी संविदाएं जो संविदा की औपचारिकताओं को पूरा किए बिना, यानी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेलिटीज को पूरा किए बिना, ठीक है, संविदात्मक दायित्व उत्पन्न कर दें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं, उन्हें हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अर्ध संविदा कहते हैं। अभी इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर 5 कल्प संविदा से जुड़ा है और चैप्टर 6 लास्ट में उपचार की बात करता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भाई। अगर संविदा हुई, ये तो ठीक है, संविदा कैसे होती है, संविदा कैसे होती है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं। अगर संविदा ब्रीच होने पे उपचार की बात ना की जाए तो फिर कोई मतलब है नहीं। अगर कहीं पार्टी बुलाई गई और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था ना की जाए तो कोई मतलब नहीं उस पार्टी का, ठीक है, लोग जाएंगे ही नहीं, उसका मतलब है कि फिर बेकार हो जाता है। उसी तरह से जब संविदा कहीं की गई हो और अगर संविदा ब्रीच हो, उसके लिए कोई रेमेडी ना लिखी गई हो, तो क्या मतलब है उस संविदा का? कोई उसका लीगल पहलू रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए रेमेडी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने से कहा कि मैं अपना मकान आपको बेच दूंगा, उसने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा, 1 लाख रुपए पे सहमति हो गई, संविदा हो गई, ठीक। अगली तारीख निर्धारित कर दी गई कि इस तारीख में बेचूंगा। मैं 2 दिन पहले कहता हूं अब नहीं बेचूंगा, तो नहीं बेचूंगा, तो मैंने अगले को यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया, वो मेरी बात पे विश्वास करके इंतजार कर रहा था। अब मैं 2 दिन पहले भंग कर दिया, मैं कह रहा हूं नहीं बेचूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ तो पनिश किया जाना चाहिए ना। अगर पनिश नहीं किया जाएगा तो फिर इस संविदा का कोई विधिक महत्व नहीं रह जाएगा। रोज लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते रहेंगे और अगला भी, ठीक है, उसको कभी भरोसा ही नहीं होगा कि भाई जब तक मिल ना जाए तब तक कोई भरोसा नहीं कि जिसने कहा है वो देगा ही, क्योंकि उसका कोई रेमेडी की बात ही नहीं की गई। अगर संविदा ब्रीच होगी तो क्या उपचार मिलेगा। इस नाते हर व्यक्ति जो अपने द्वारा प्रॉमिस करे उस पे एक भय हो कि अगर उसने प्रॉमिस को ब्रीच किया तो उस पे एक लायबिलिटी इंपोज होगी, जिससे वो
कोई भी बात करने से पहले यानी संविदा करने से पहले वो सोच समझ के संविदा करेगा कि उसे पूरा करना है या नहीं। अगर उसे निभाना होगा तो वो संविदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अनावश्यक रूप से संविदा को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक जो है लायबिलिटी डाली गई रेमेडी के रूप में। तो उपचार चैप्टर 6 उपचार है। ठीक, चैप्टर 1 प्रारंभिक, 2 प्रस्थापना प्रतिग्रहण और संसूचना, 3 ठीक है संविदा शून्यकरणीय संविदा और शून्य करार, 4 में समासित संविदा, 5 में संविदा का पालन, ठीक है 4 में संविदा का पालन, 5 में कल्प संविदा और छठा क्या हो गया उपचार। तो छठा चैप्टर जो है उपचार से जुड़ा हुआ है। संविदा के भंग होने पे जो उपचार दिलाया जाएगा वो चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 6 उपचार, चैप्टर 5 कल्प संविदा और चैप्टर 4 संविदा का पालन कौन करेगा, चैप्टर 3 समाश्रित संविदा क्या है। ठीक है, चैप्टर 2 शून्य संविदाएं, शून्यकरणीय संविदाएं, शून्य करार क्या होती हैं, और चैप्टर 1 ठीक है प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण एवं प्रतिसंहरण की संसूचना, चैप्टर 1 सेक्शन 3 to 9 और एक परिचय से जुड़ा हुआ। तो पहला परिचय, दूसरा प्रस्थापना और तीसरा ठीक है संविदा, शून्य संविदा शून्यकरणीय संविदा से जुड़ा हुआ है। ठीक है तीसरा और जो तीसरा चैप्टर है वो समाश्रित संविदा से जुड़ा हुआ है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है 31 से 36। और जो चौथा चैप्टर है वो संविदा के पालन। तो 4 है पालन से और 5वां है कल्प संविदा से। कल्प संविदा का मतलब होता है ऐसी संविदाएं जहां संविदात्मक दायित्व यानी संविदा की औपचारिकताओं का पालन किए बिना ही जब दो पक्षकार संविदात्मक दायित्व में बंध जाएं तो उसे कल्प संविदा कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए। जो 5 प्रकार के अंतरण की बात की गई थी इसमें से 3 तो रिपील हो गए हैं, यानी 7वां चैप्टर भी समाप्त हो गया। 7 से 7, 7 से समाप्त, गा से 11, गा से गायब। तो 7वां समाप्त है, 11 भी गायब है, दोनों मिला करके दोनों रिपील है। ठीक, तो 7वां नहीं 11वां नहीं। उसके बाद चैप्टर 8, 9, 10 3 चैप्टर हैं। 8 जो है क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूत की संविदा से जुड़ा हुआ है। क्षतिपूर्ति संविदा का मतलब होता है किसी को होने वाली क्षति की पूर्ति करने की गारंटी देना क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इसका पर्पज होता है संविदा को बढ़ावा देना। ठीक है, पर्पज क्या है, संविदा को बढ़ावा देना। जैसे मैंने का से कह दिया कि जाओ तुम खा से संविदा करो, अपना बिजनेस व्यापार करो, अगर तुमको उस गा से कोई नुकसान हुआ तो तुम परेशान मत होना, उसकी पूर्ति मैं कर दूंगा। अब अगला कॉन्फिडेंस के साथ जाके इन्वेस्ट करेगा, अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा। ठीक है, बिना इस भय के कि अगर बिजनेस नहीं चला, अगर मेरा लॉस हुआ तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे ने मेरी सहायता करने के लिए मुझे श्योर कर चुका है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा का मतलब होता है संविदा को बढ़ावा देना। ठीक है, मैं किसी भी जैसे कभी कभी होता है मैं भी कोई भी नया कार्य शुरू करता हूं तो 4 बार सोचता हूं कहीं ऐसा ना हो भर्ती डूब जाए, ठीक है मेरा नुकसान हो जाए। लेकिन अगर कोई बैकअप हो, कोई ये भरोसा मुझे दिलाए कि आप परेशान मत होइएगा, अगर कोई नुकसान आपको हुआ थर्ड पार्टी से तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, तो मैं बिना किसी डर के, ठीक है बिना किसी भय के, भय मुक्त होकर के, ठीक है अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। और जब डर नहीं रहता है तो व्यक्ति सफल जरूर हो जाता है। उसी में एक है क्षत प्रत्याभूत की संविदा। ठीक है, प्रत्याभूत की संविदा में होता है, इसमें 3 पार्टियां होती हैं। कितने? 3 पार्टियां होती हैं। जैसे आप अपने दुकान पे खड़े, अपने घर के सामने खड़े थे, वहाँ कोई किराना स्टोर था, किराना स्टोर पे गांव का एक गरीब व्यक्ति कोई सामान लेने आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। दुकान वाला कहता है जाओ पैसा लेकर के आओ तभी सामान देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये उधार ले लेगा, खा लेगा, पैसा नहीं देगा। ऐसी स्थिति में असहाय व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, सामान नहीं मिल पाएगा उसे। आप घर पे अपने खड़े हुए थे, आपने किराना स्टोर वाले को बोला ओ भाई आप इसको दे दो पैसा, इसको सामान दे दो, जो राशन मांगने आया है दे दो, जो तेल साबुन शैम्पू मांगने आया है दे दो, चिंता मत करना, अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो आपने सिक्योर कर दिया कि नहीं उसे, आपने उसे सिक्योरिटी दे दी कि यदि वो पैसा नहीं वापस कर पाएगा
तो वो पैसा मैं दे दूंगा। तो आपकी ये सिक्योरिटी की गारंटी ही तो प्रत्याभूत की संविदा है। आपने प्रत्याभूति कर दी, उसे सिक्योर कर दिया, इसी को कहते हैं प्रत्याभूति की संविदा। ठीक है, तो ये क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रत्याभूत की संविदा चैप्टर 8 में बताया गया है। और ये संविदा करने के लिए भी आपका सक्षम होना जरूरी है। प्रस्थापना हो, प्रपोजल हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, ठीक है, फिर यही नियम यहाँ के लागू होंगे। उसके बाद चैप्टर 9 है बेलमेंट। इसको क्या कहते हैं? बेलमेंट, उपनिधान। उपनिधान में क्या होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप टेंट हाउस पे जा करके, जहाँ टेंट के सामान मिलते हैं, वहाँ से आप जा करके कुर्सी ले आते हैं, ठीक है। तो वो कुर्सी किस लिए लाते हैं? चाहे आप किराए पे लाएं या बिना किराया दिए फ्री में ही लाएं, आप किराया इसलिए लाते हैं कि उसका यूज करने के बाद आप उसे उसके निर्देशानुसार उसे वापस कर देंगे, चाहे उसे या जिसको वो कहेगा उसे आप दे देंगे। तो इसे कहते हैं बेलमेंट, उपनिधान। आप किसी के घर जा करके उसकी गाड़ी मांग लाते हो कि सर दे दो, हमें ससुराल जाना है, फिर ला करके कल दे देंगे, वो आपको दे देता है वो गाड़ी ससुराल जाने के लिए, ठीक है। और फिर आप ला करके उसको गाड़ी उसको दे देते हो, या उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे मत देना, पापा वहीं रहते हैं उन्हीं को दे देना। तो ये क्या है? इसी को बेलमेंट कहते हैं। जो अपनी गाड़ी दिया वो बेलर, जिसको दिया वो बेली, और पूरा ट्रांजैक्शन बेलमेंट, ठीक। तो ये है उपनिधान। उपनिधान में आप अक्सर देखिए गाँव में, शहरों में लोग एक दूसरे की गाड़ी सामान मांगते रहते हैं, और इस शर्त पे कि यूज करने के बाद, उसका यूज करने के बाद हम आपको या आपके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को वापस कर देंगे। ये कंसीडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है। उसके बाद चैप्टर 10 में एजेंसी की बात की गई है, अभिकरण की बात की गई है। यानी यहाँ एक मालिक और एक अभिकर्ता, एजेंट और मालिक। तो एजेंट कौन होगा, एजेंट किसे नियुक्त किया जाएगा, एजेंट के कार्य के लिए मालिक की लायबिलिटी कितनी होगी, ये सब इसी चैप्टर 10 में बताया गया है। अगर एजेंट अपने अधिकारता से बाहर जाके कोई कार्य कर दे तो मालिक उसके लिए कब लायबल होगा, कब मालिक लायबल नहीं होगा, ये पूरा चैप्टर 10 में बताया गया है, ठीक। इस तरह से आपने देखा 11 आपका रिपील हो गया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, थोड़ा और विधिवत देखते हैं। सबसे पहले परिचय। परिचय में अधिनियम का नाम लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 इसका संक्षिप्त नाम है। इसका विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत पे हो गया है, जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 सितंबर 1872 है। चैप्टर 2 में परिभाषा दी गई है, 10 शब्दों को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्रस्थापना क्या होता है, प्रतिग्रहण क्या होता है, वचन क्या होता है, करार क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, शून्य करार क्या है, शून्य करणीय संविदा क्या है, संविदा क्या है, शून्य संविदा क्या है, इन शब्दों को यहाँ डिफाइन किया गया है, इनकी मीनिंग बताई गई है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, भूलिए मत, ठीक है। अगर आप भूल जाओगे तो मुझे भी मजबूर कर दोगे भूलने के लिए, इस नाते आप मत भूलिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट पे मिलते रहेंगे। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे निःशुल्क सेवा आपके लिए उपलब्ध रहेगा, केवल आपके लाइक शेयर और कमेंट पे। तो इस तरह से यहाँ जो प्रपोजल है, ठीक है, जैसे प्रस्थापना। अब जो प्रस्थापना होता है, प्रस्थापना कैसे किया जाता है, प्रस्थापना का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, ठीक है, जरा मैं थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये का अपना मकान खा को बेचना चाहता है, तो का खा को प्रपोज करेगा कि मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूँ, आप अपनी सहमति दीजिए। खा अब या तो उसकी सहमति को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अगर स्वीकार कर लिया, यानी का के कहने पे अगर खा तैयार हो गया लेने के लिए, ठीक है, तो ये संविदा बन जाएगी। तो इसमें का कहना खा से ये प्रस्थापना, खा के द्वारा उसे स्वीकार करना, ये स्वीकृति बन गई, ठीक है, यानी एडमिशन हो गया, एक तरह से प्रतिग्रहण हो गया। और ये प्रतिग्रहण अब क्या मिल जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा।
अब क्योंकि ये मकान बेचने के लिए है तो ये एग्रीमेंट लॉफुल है, विधिपूर्ण है, क्या होगा, ये संविदा बन जाएगा। अगर ये का ने खा से कहा कि गा को मारना है, खा ने कहा ठीक है बिल्कुल मारेंगे, तो ये भी प्रपोजल है, ये भी एक्सेप्टेंस है, ये भी एग्रीमेंट है, लेकिन क्योंकि ये एग्रीमेंट विधिपूर्ण नहीं है, लॉफुल नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट वाइड है, और जो वाइड एग्रीमेंट होता है वो कभी संविदा नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये अब जैसे एक्सेप्टेंस वो प्रपोजल किया कैसे जाएगा, दूर दूर व्यक्ति हैं, फोन कर रहे हैं, पत्र लिख के भेज रहे हैं, तो कब पत्र पहुंचा हुआ माना जाएगा, कब उसे एडमिशन माना जाएगा, कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, इस पे कई सारे केस लाज हैं। इनमें जो है धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 इसी पे है, ठीक है। संसूचना कब संपूर्ण होगी, धारा 3, धारा 4 प्रस्थापना का प्रतिग्रहण प्रतिसंहरण, ठीक है। 4, 5 वो धारा 3 संसूचना कब संपूर्ण होगी, 4 में प्रस्थापना का प्रतिग्रहण, ठीक है, प्रतिसंहरण की बात की गई है। उसके बाद 6 में प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा, यानी रिवोकेशन कैसे होता है संविदा का, चैप्टर 6 में बताया गया है। रिवोकेशन के 4 तरीके बताए गए हैं। जैसे मैंने किसी को प्रपोजल किया अपना मकान बेचने के लिए, वो एक निश्चित समय तक अगर एक्सेप्ट ना करे तो क्या होगा, मेरा प्रपोजल रिवोक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो मना कर दे तब भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 कंडीशन धारा 6 में बताए गए हैं। धारा 7 संविदा यानी प्रपोजल आती है, उसका एक्सेप्टेंस कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, आत्यंतिक होना चाहिए। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, ठेले की दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं सब्जी कै रुपया किलो है, वो बताता है 10 रुपये किलो है, ठीक। फिर कहते हैं आप कितना लेंगे, उसने कहा 10 रुपया किलो हम बेचेंगे आपको। फिर आपने कहा क्या 9 रुपये किलो में बेचेंगे, तो क्या आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, आपने तो एक नई प्रपोजल उसमें लगा दी कि क्या 9 रुपये किलो में देंगे, अब वो दे या ना दे। तो इस तरह से जो प्रपोजल होता है वो जिस रूप में आपने कहा उसी रूप में अगला उसे एक्सेप्ट कर ले। अगर आप उसमें कोई कंडीशन लगा देते हैं तो फिर वो संविदा नहीं होती है, बल्कि वो फिर क्रॉस प्रपोजल हो जाता है, प्रस्थापना के बदले प्रस्थापना हो जाता है। तो ये सारी बातें इसी चैप्टर में बताई गई हैं। फिर कौन से करार संविदा है, लिखा ना संविदाओं सुनकरणीय संविदाओं एवं शून्य करार, तो कौन से करार संविदा हैं, धारा 10 इस पे आती है, काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है 10, ठीक है, जो कहते हैं कि कौन से करार संविदा है। तो धारा 10 में आप देखेंगे तो यहाँ 4 शर्तें बताई गई है, ठीक है। कितनी शर्तें, 4। पक्षकार सक्षम हो, सहमति स्वतंत्र हो और उद्देश्य विधिपूर्ण हो, प्रतिफल, ठीक है, उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण हो, ठीक है, प्रतिफल विधिपूर्ण हो, और अन्यथा उसे शून्य घोषित ना किया गया हो, शून्य ना हो। यानी वह करार जो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल के लिए किए जाते हैं और विधि अनुसार अन्यथा शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, वो सब क्या हैं, वो संविदा हैं। अब प्रश्न ये है सक्षम पक्षकार किसे कहेंगे, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, आपको धारा 11 एवं 12 पढ़ना पड़ता है। स्वतंत्र सहमति पढ़ने के लिए कि सहमति स्वतंत्र कब है, धारा 13 से लेकर के आपको 22 तक पढ़ना पड़ता है। उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण कब माना जाता है, धारा 23 से लेकर के धारा 24 पढ़ना पड़ता है। और शून्य ना घोषित किया गया हो तो वो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिन्हें शून्य घोषित किया गया है, धारा 25 से लेकर के धारा 30 तक में बताया गया है। तो इस तरह से धारा 10 को अगर आप खोल देंगे तो धारा 11 से लेकर के 30 तक वो फैल जाता है छतरी की नुमा। तो धारा 10 एक बंद छतरी है, जैसे ही इसे तानोगे तुरंत उसकी 12 तेलियां चारों तरफ फैल जाती हैं। उसी तरफ से धारा 10 है जो कहता है कि कौन से करार हैं जो संविदा है, व्हेन एग्रीमेंट, ठीक है, जो कौन से करार हैं जो संविदा है। तो वे करार
जो संविदा है कह रहे हैं वो सक्षम पक्षकार हो, सहमति स्वतंत्र हो, उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण हो और वो अन्यथा शून्य ना हो। अब हमें ये जब समझना होता है कि सक्षम हम किसे कहेंगे, सहमति स्वतंत्र कब कहेंगे, उद्देश्य प्रतिफल विधिपूर्ण कब कहेंगे, शून्य ना हो, तो ये तब यहाँ बताया गया सक्षम, धारा 11 में सक्षमता बताया गया है कि वो जो है मेजर होना चाहिए। अब इसी सक्षमता को पढ़ने के लिए आपको मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का घोष 1903 का जो है प्रिवी काउंसिल का, उसको पढ़ना पड़ता है। उसी में बताया गया है कि माइनर संविदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। 12 में कहा गया तो सक्षम हो और विकृत चित्त ना हो, यानी पागल भी ना हो। ठीक है, 12 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है तो भी संविदा कर सकता है उस दौरान जिस समय वो विकृत चित्त ना हो, यानी कभी कभी पागल हो जाता है, कभी कभी सही हो जाता है, तो जिस दौरान वो सही हो जाता है उस समय संविदा कर सकता है। जब वो पागल हो जाता है उस समय संविदा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पागल भी संविदा कर सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में। फिर उद्देश्य एवं प्रतिफल, ठीक है, वो सहमति स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र सहमति के लिए धारा 13 और 13 से लेकर 22 तक पढ़ना पड़ता है। इसी में ठीक है सहमति स्वतंत्र नहीं मानी गई है जब वो भूल में किया गया हो, पटपीड़न में किया गया हो, असमय कसर में किया गया हो, दुर्व्यपदेशन में किया गया हो। तो ये सब यहीं पे तथ्य की भूल, विधि की भूल, ठीक है, सब इसी में बताया गया। मैं इसको जब अलग अलग बताऊंगा तो सब एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। फिर उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण होना चाहिए, धारा 23 में बताया गया है। शून्य ना हो, धारा 25 से 30 में बताया गया है। 25 में कहा गया है कि प्रतिफल के बिना कोई करार हुआ है तो वो शून्य है। हाँ, कुछ उसमें अपवाद भी बताए गए हैं। 26 में विवाह अवरोधक करार शून्य है। 27 में व्यापार अवरोधक करार शून्य है। 28 में विधि अवरोधक करार शून्य है। 29 में अनिश्चित करार को शून्य घोषित किया गया है। 30 में जो है बाजी के करार को शून्य घोषित किया गया है, जिसको बद्दम करार कहते हैं। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं जब संविदाएं शून्य घोषित कर दी गई हैं। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समाश्रित संविदा, ऐसी संविदा जो किसी शर्त पर आधारित हो। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपया तभी दूंगा जब खा का घर जल जाए, तो दूंगा तो, लेकिन कब, जब खा का घर जल जाए। तो ये एक समाश्रित संविदा हो गई। ठीक है, यानी अब आपको रुपया तभी मिलेगा जब उसका घर जले, अन्यथा नहीं। जैसे मैंने कहा अपने बेटे को कि यदि आप हाई स्कूल 60% के साथ पास कर लिए तो मैं आपको एक गाड़ी इनाम दूंगा, गिफ्ट करूंगा। ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो अब वो गाड़ी मुझसे कब ले पाएगा, जब वो 60% के साथ पास हो जाए तब। नहीं हो पाएगा तो नहीं ले पाएगा। इसको समाश्रित संविदा कहते हैं। ठीक, समाश्रित संविदा कभी कभी असंभव करार के लिए हो जाए, असंभव शर्त लगा दी जाए तो करार ही शून्य हो जाएगा। इस तरह से धारा 68, ठीक है, और संविदा का पालन चैप्टर 4 में बताया गया है कि संविदा का पालन कौन करेगा। तो अमूमन जो पार्टी होती है जिसने प्रॉमिस किया है वो लोग संविदा का पालन करते हैं। उसके बाद 68 से 72 में कल्प संविदा। कल्प संविदा का मतलब है ऐसी संविदाएं जिसमें संविदा की औपचारिकताओं को पूरा किए बिना ही अगर पक्षकार संविदात्मक दायित्व में बंध जाए तो उसे कल्प संविदा कहते हैं। जैसे आप कहीं पे किसी का सामान पड़ा पा गए तो क्या उसे आप वापस नहीं करोगे, आपको उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन क्या उसने बताया था कि अगर मेरा सामान कोई भी गिरा पा गया तो उसे वापस करना पड़ेगा? नहीं, फिर भी वापस करना पड़ेगा। तो ये कल्प संविदा की श्रेणी में आता है। अगर आपको किसी ने सेवा दे दी है तो सेवा दे दी, लेकिन उस सेवा देने का पर्पज उसका फ्री में नहीं था तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। ये वैसे जैसे आप संविदा किए होते तो करते तो आपको करना पड़ेगा। तो ये कल्प संविदा 68 से 72 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उसके बाद चैप्टर 5 में, वो लास्ट में चैप्टर 6 में रेमेडी बताई गई है, उपचार बताया गया है। संविदा भंग होने पे क्या उपचार होगा। ठीक है, संविदा भंग होने पर अगर उपचार ना लिखा जाए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये वैसे हो जाएगा जैसे बिना इंजन के डिब्बा। ठीक है, यानी ट्रेन, अगर ट्रेन में इंजन ना लगाया जाए तो क्या जो बोगी है कोई मतलब है उसका? व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। उसी तरह से संविदा अधिनियम भी है कि संविदा होने के बाद अगर रेमेडी ना लिखी जाए तो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। तो रेमेडी भी दो तरह के होते हैं, एक सामान्य एक विशेष। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा अध्याय 6 में धारा 72, 73 से 75 तक में जनरल रेमेडी की बात की गई, सामान्य उपचार की बात की गई है। और ये सामान्य उपचार कंपनसेशन के रूप में बताया गया है। अर्थात आपको संविदा भंग होने पे क्या मिलेगा? कंपनसेट किया जाएगा। और
अगर विशिष्ट रेमेडी लेना है तो संविदा अधिनियम में नहीं मिलेगा। विशिष्ट रेमेडी का मतलब है कि जैसे मैंने अगले को अपना घर बेचने के लिए कहा था, अपना मकान बेचने के लिए कहा था, मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ, नहीं बेचना चाहता हूँ, तो वो मुझे अपना घर बेचवाने के लिए विवश कर सकता है। इसको कहते हैं विशेष रेमेडी, स्पेसिफिक रिलीफ। और ये इस संविदा अधिनियम से नहीं लागू होता है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1938 से लागू होता है। ठीक है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1938 का एक्ट नहीं है, ये विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का है, 1963 का है। तो उस विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से आप विशेष अनुतोष ले सकते हैं, आप स्टे आर्डर वगैरह जारी करवा सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दो रेमेडी होती है, एक वो वचन पूरा करवाना, दूसरा स्टे आर्डर लाना, वो काम को गलत करवाने से उसे रोकवाना। लेकिन इस संविदा अधिनियम के तहत जो चैप्टर 6 में रेमेडी की बात की गई है, ये केवल जनरल रेमेडी की बात की गई है। इसमें केवल कंपनसेशन आपको मिलेगा जितना आपका नुकसान हुआ है। तो इस तरह से आपने इस विशेष उपचार को भी मोटा मोटा देख लिया। हाँ, समय के अभाव होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाके आपको नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन हर एक वीडियो को मैं अब इस पे अलग अलग रूप में बनाऊंगा। यानी जैसे पार्ट 1 पे चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 2, चैप्टर 1 to 2 बिना किसी चैप्टर के लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस पे अलग वीडियो, इस पे अलग 2-3 वीडियो, इन सब पे अलग अलग वीडियो बिल्कुल केस ला के साथ विस्तृत रूप में आप लोगों को बताया जाएगा। बस ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, और पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ, ठीक है, आप यकीन करिए कि आपको हर एक चीज़ विधि से जुड़ी हुई यहाँ पे मिलेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।